अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे पाकिस्तान में जो नए सेनेट के इंतखाबात होने को जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मंशूर का एक मरकज़ी नुक्ता यही था कि इंतखाबात भी और सियासी प्रोसेस इन जनरल को शफाफ किया जाएगा और पैसों से पाक किया जाएगा। याद रहे कि जब 2018 के सेनेट के इंतखाबात हुए थे तो PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब ने सख्त गुस्से का इजहार किया था, नाराज़गी का इजहार किया था कि PTI के अपने अरकान उस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस थे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो वीडियो फुटेज नुमाया हुई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे वाजे हैं और उनके सामने उस तरह के फंड्स, उस तरह का पैसा भी वाजे देखने को मिल रहा है, तो PTI ने एक बार फिर PTI की हुकूमत ने तहकीकी कमेटी तश्कील दी है। लेकिन उसमें जैसे आपने सुना, साबिक वज़ीर इत्तलात और आज वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का कहना है कि उसमें सीनियर PTI लीडरान असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। ये तब था कि वो नुमाइंदे जो कि उस वीडियो फुटेज में नज़र आए हैं उन्होंने कहा था कि हमने खटक साहब और कैसर साहब की मौजूदगी में ये पैसे वसूल किए थे। अब देखना ये होगा कि आगे बढ़ते हुए अगर आपने कैसर साहब को, परवेज साहब को इस तरह की क्लीन चिट दे दी है तो तहकीकी कमेटी क्या कुछ बताएगी, और साथ साथ जो सेनेट के इंतखाबात होने को जा रहे हैं क्या PTI के नुमाइंदे एक बार फिर उसी चक्की से गुजरते हुए अपने आप को इस टेम्पटेशन से बचा पाएंगे कि नहीं। हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा सर कि जो उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर फवाद चौधरी साहब ने असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब को इस तहकीकी कमेटी के दायरे इख्तियार से बाहर निकाल दिया और कहा कि इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, डू यू थिंक सर दिस मेरिट्स अ केस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन? क्या कहते हैं? शुक्रिया। देखिए, असल चीज ये है कि पहली चीज ये कि गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई क्यों, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि आपने एक 2018 में जब इन लोगों को निकाला था 20 लोगों को, तो उस वक्त तो ऑलरेडी तहकीकात करके निकाला गया था। तो अब किस चीज की तहकीकात हो रही है? अच्छा, ऑब्वियस है कि उसके नतीजे में जो बेनिफिशरीज थे वो 2 सेनेटर्स थे जो पीपल्स पार्टी के थे, वो भी सब ऑब्वियस है। तो इस वक्त ये कमेटी की अगराज़ व मकासद समझ में नहीं आ रहे। दूसरी ये कि अब आपने जो कमेटी बनाई है, अगर पहले ही दिन, अभी कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्लियर नहीं है, जब पहले ही दिन आपने उन लोगों को उस तहकीकात से निकाल दिया कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, और जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनको ऑलरेडी आपने उनके बारे में जो अल्फाज अदा किए हैं कि ये ज़मीर फरोश लोग हैं, तो आपने तहकीकात तो बिल्कुल उसको तो ख़त्म ही कर दिया आपने। तो अब जाहिर है डिसीजन ऑब्वियस होगा आपका, उसमें अब आप मजीद क्या इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब ने क्यों एकदम एक स्वीपिंग रिमार्क्स दे दिए। अगर यही चीज कमेटी आखिर में जब रिपोर्ट सबमिट करती या रिपोर्ट तैयार करती, तो उस वक्त अगर ये कहते हैं कि हमने तहकीकात की और इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तब बात समझ में आती, वो सही थी, कोई लोग मानते या नहीं मानते। दूसरे ये कि जिस वक्त ये वीडियो लीक हुई है उसके नेक्स्ट डे ही खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं। जी, मुझे लग ये रहा है कि उस जुडिशल कमीशन से पहले ये कमेटी बना देना तो दरअसल उस जुडिशल कमीशन को रोकने का मुतरादिफ है। तो क्योंकि अब तक तकरीबन अब 1 हफ्ता होने को आ रहा है, तो अब मुझे लगता नहीं कि जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है, और इसलिए ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसको हशप करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस और भी आगे चल के आ सकती हैं इम्प्लीकेशन, क्योंकि सिर्फ यही काफी नहीं है। ये उस वक्त जब इमरान खान ने एक्शन लिया था तो वो समझ में आने वाला एक्शन था और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया था उस वक्त, लेकिन अब वो उस पोजीशन से हट रहे हैं, और उसकी एक वजह यही है कि उसमें जो कैरेक्टर सामने आ रहे हैं उसमें एक तो खैबर पख्तूनख्वा के जो है वजीर कानून रहे हैं। ये सवाल उठेगा कि वजीर कानून कैसे हैं, जिसकी वजह से इमरान खान अब ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियो नहीं देखी, जबकि माजी में उनका बयान मुख्तलिफ था। अगर उन्होंने पर्सनली वीडियो नहीं भी देखी है
तो जिन लोगों ने वीडियो देखी है उसी की बुनियाद पे उन 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो जिन 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो उसमें जाहिर है ये एक वीडियो तो नहीं होगी, जो एमपीएस बिका है उसकी वीडियो जरूर बनी होगी। लेकिन और ये जी मजहर साहब, आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत सवाल हैं? जिस तरह आप कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे इस कमेटी बनाने का मकसद क्या था कि जब आपने पहले ही मरहले में 20 लोगों को पार्टी से निकाल दिया और फिर अब दोबारा कमेटी बन के तहकीकात और इसकी हैसियत क्या है, फिर ये क्या रिकमेंड करेगी, उसकी कानूनी आइनी हैसियत क्या होगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि पार्टी को कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से तो पूछना चाहिए, जो पहले क्लेम करते रहे कि उन्होंने कोई वीडियो देखी है? और साथ में मेरा सर दूसरा सवाल ये है कि बुनियादी तौर पे इस वीडियो का सोर्स क्या है? गोया कि वीडियो बनाई किसने, ये वीडियो मंजर आम पे लेके कौन आया, इस हवाले से भी तो कोई बात नहीं कर रहा। तो आपको लगता नहीं अगर इस गुत्थी को सुलझा लिया जाए तो फिर मालूम हो जाएगा कि पैसे देने वाले कौन थे, वहाँ पे मौजूद कौन थे? और साथ में पिछले दिनों परवेज खटक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम किया है कि ये स्पीकर हाउस नहीं है भाई, इस्लामाबाद का कोई घर है जहाँ पे सारा मामला हुआ है। तो फिर फवाद चौधरी साहब कैसे उन्हें सारे प्रोसेस एग्जाम कर रहे हैं? वो तो बहुत कुछ जानते हैं और वो तो मेरे ख्याल में कमेटी को हेल्प आउट भी कर सकते हैं इस गुत्थी को सुलझाने में। क्या लगता है आपको सर? देखिए, परवेज खटक बहुत की प्लेयर है, ये नहीं कि वो उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन परवेज खटक और उस जमाने में खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनल पार्टी के अंदर रेवलरीज भी चल रही थी और इसी वजह से परवेज खटक और असद कैसर को खैबर पख्तूनख्वा से निकाल के मरकज में लेकर आ गए थे। और इत्तलात यही थी कि मरकज में गालबन उनसे ये वादा किया गया था कि उन्हें वजीर दाखिला बनाएंगे, लेकिन उनको एक लो की मिनिस्ट्री दे दी गई। जाहिर है हमारी यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो बुनियादी तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ सेल्फ डिफेंस ज्यादा कहलाती है। तो उसमें उस तरीके से उसकी परवेज खटक को सेटबैक भी हुआ। लेकिन परवेज खटक एक कमिटेड पुराने आदमी हैं पीटीआई के, हालांकि वो आए हैं पार्टी के अंदर दूसरी जमात से, लेकिन उन्होंने 2013 में जो है और 2013 के बाद 2018 में प्रूव किया कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। इसलिए बहुत से लोगों को ये ताज्जुब हुआ कि परवेज खटक को एज ए चीफ मिनिस्टर क्यों हटाया गया। लेकिन वो जिस इलेक्शन की जो इलेक्शन है, पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, उसमें असद कैसर की प्लेयर, मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो अक्यूज है या नहीं है ये अभी डिटरमिन होना बाकी है, लेकिन उस पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत डीपली रहे हैं, परवेज खटक बहुत डीपली रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं इनको तहकीकात का हिस्सा हर सूरत में बनाना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है ये जो इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब के बयान से उस तहकीकात की जो भी ट्रांसपेरेंसी जितनी भी हम कहें, चाहे पीटीआई के अंदर की ये तहकीकात है, लेकिन उसको सेटबैक हुआ है इसलिए कि आपने जो है बिल्कुल उन सारे कैरेक्टर्स को आपने उससे हटा दिया है जिनके बारे में आप तहकीकात कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि फिर तहकीकात आप कर किस चीज से रहे। अच्छा मजहर साहब, आपने देखा होगा सर कि जो सेनेट के उम्मीदवार हैं उनके नामों की फहरिस्त भी अब सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई की जानिब से जो पीपीपी और पीएमएलएन हैं उनके कुछ पुराने चेहरे नज़र आते हैं और जो पीटीआई के लोग हैं उसमें कुछ नए नए नाम भी शामिल कर दिए गए हैं। इसमें सर अगर हम जाएं उन लोगों पर जो कि शामिल हुए हैं और शायद उससे भी ज़्यादा अहम जिनके नाम नहीं शामिल हुए, फैसल वावड़ा मजहर साहब। पहले फैसल वावड़ा साहब पर दोहरी शहरियत का जो केस था उस पर आपने देखा कि ताख़ीर की वजह से, डिले की वजह से जो उनके वकला साहिबान हैं उनको भी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन अगर आप कौमी असम्बली के रुकन हैं तो क्या सेनेटर्स की फहरिस्त में आपके नाम शामिल करने से, आप कराची शहर से इलेक्शन लड़े शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और वो भी एक बहुत बड़ी अपसेट विक्ट्री थी, अब सेनेटर्स के लिस्ट में नाम शामिल कर देना क्या इस बात को तस्लीम करना है या एतराफ़ करना है कि इस केस में आपको नज़र आ रहा है या आपके खिलाफ शायद चला जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि यही जो शख्स हैं ये किसी ना किसी तरह से लेजिस्लेचर का हिस्सा रहे? किस तरह देखते हैं मजहर साहब? इट्स अ स्ट्रेंज सिचुएशन। देखिए, यही जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो अपनी एक प्रिंसिपल पोजीशन है उसका तजाद नजर आता है। यही उन्होंने मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के साथ किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आपने हटा दिया लेकिन पार्टी का एक बड़ा ओहदा आपने दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर मिनिस्ट्री से हटाया है, जो इल्जामात हैं
तो उन इल्जामात की वजह से हटाया या किसी और वजह से हटाया, लेकिन आपने पार्टी का ओहदा बिल्कुल इसी तरीके से, मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म को इंतजार करना चाहिए था। अब फर्ज करें फैसल वाडा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कोई रूलिंग आ जाती है जी। तो इमरान खान की अपनी मॉरल पोजीशन क्या होगी कि एक आदमी जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की रूलिंग आ जाती है उसको आप सेनेटर बनाने जा रहे हैं, चाहे वो जितने भी दबंग हो, जैसे फवाद चौधरी साहब का बयान में देख रहा था कि बड़े दबंग आए हैं, वो हैं, जितने भी दबंग हो, लेकिन अगर उन पर एक सीरियस इल्जाम आता है और इस वजह से आप उसको वहां से निकाल रहे हैं और इनडायरेक्टली आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो जो इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ केस है वो उसके अंदर की जान नजर आती है, इसलिए बेहतर है कि उनको कौमी असम्बली से निकाल के सेनेट में लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं और इस पैमाने पे इससे वजीर आजम इमरान खान को नुकसान होगा। इसी तरह बलूचिस्तान में इस वक्त बड़ी रेजनमेंट आ रही है, बलूचिस्तान में जो एक टिकट दिया है उन्होंने। अच्छा। और खुद बलूचिस्तान की पीटीआई के सदर का भी मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है इस चीज को। उन्होंने कहा एक सरमायादार को आपने जिसका पार्टी से उस तरह कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा तो वहां बलूचिस्तान के लोग वोट नहीं देंगे। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं, वो हो सकता है कि अगले चंद दिन में कुछ और लोगों के हवाले से भी इस तरह की कुछ अच्छे टिकट भी दिए हैं, मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज ठीक दिए हैं पीटीआई ने टिकट। लेकिन मदर साहब कुछ टेक्नोक्रेट्स भी तो आ गए ना सर, वो बीएसपी की चेयरपर्सन आ गई हैं, साथ में हफीज शेख साहब भी आ गए हैं। तो लगता है कि यही डर था पीटीआई को कि कुछ ऐसे लोग के जो बहरहाल पार्टी का हिस्सा नहीं, उनको टिकट दिए जाएंगे और उनके एमपीए नाराज हो के वोट ना दे, और इसीलिए शायद शो ऑफ हैंड की बात हो रही थी। आपको लगता नहीं है कि जो नॉमिनेशंस आई हैं उसके अंदर वो लोग भी शामिल है कि जो बहरहाल पीटीआई का हिस्सा तो नहीं रहे सर माजी में? जी वो मेरा ख्याल है फियर फैक्टर तो है, ये फियर फैक्टर तो है। जैसे सिंध में सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि उनको कम से कम 2 सीटें और ज्यादा मिलें जो उनकी बनती हैं। अब वो 2 सीटें उन्हें सिर्फ उस सूरत में ज्यादा मिल सकती हैं जब वो जेडीए, एमक्यूएम पाकिस्तान और पीटीआई के लोग तोड़ लें। और जाहिर है यहाँ जिस तरह की जो है वो बोलियां लगती हैं वो हम सबको पता है। मैं तो खैर पिछले 30-40 साल से यहाँ देख रहा हूँ कि किस तरह की बोलियां लगती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से पंजाब में आप कुछ नहीं कह सकते। और असल चीज ये है कि पीपल्स पार्टी का एम है वो ये है कि किसी तरह चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी का, जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी पर इत्तेफाक राय किया है, और सेनेट के इलेक्शंस के बाद जो उनकी मैनूवरिंग होगी वो देखा जाएगा। उसमें खासतौर पे हमें पता है कि बलूचिस्तान और केपी में इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि जहां हमें आगे चल के, अभी तो सेनेट के इलेक्शंस में क्या होता है, लेकिन सेनेट के इलेक्शंस के बाद जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का होगा तो उसमें उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के तौर पे ले आए। अच्छा, 2 सवाल मजर साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया यूसुफ रजा गिलानी साहब का, यही पीडीएम का यही कहना है सर कि वो मुश्तरका उम्मीदवार हैं पीडीएम के जानिब से, पीपल्स पार्टी का ये कहना है और ये उनका मौक़िफ़ है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है सर कि ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उस पर सर, और दूसरा जो मुस्लिम लीग नवाज़ पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि उनके बानी थे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब, जो वो सेनेटर राजा ज़फ़रुल हक साहब के बारे में कहा करते थे कि ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं। फिर उसके बाद वो मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह भी रहे और बहुत देर तक सेनेट में बहुत उनकी सीनियर पोजीशन थी। इस बार राजा ज़फ़रुल हक साहब का नाम उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। तो इन 2 सीनियर लीडरान के हवाले से सर क्या राय रखते हैं? देखिए, ऐन मुमकिन है राजा ज़फ़रुल हक साहब, क्योंकि उनका एज फैक्टर भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है वो है। देखिए, सेनेट के चेयरमैन में सिर्फ यही नहीं होता कि किस पार्टी की मेजॉरिटी है जी। सेनेट के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में ये भी देखा जाता है कि उससे फेडरेशन का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट में इस चीज की कोशिश की जाती है कि इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी नजर आए। इसीलिए वो चाहे वो अब अगर बलूचिस्तान का चेयरमैन सेनेट नहीं होगा तो कोशिश होगी कि बलूचिस्तान का कम से कम डिप्टी चेयरमैन सेनेट जरूर हो, इस तरह की। तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं, खासतौर पे हमारे पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो इस तरह के इलेक्शन होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में पीटीआई कौन किस उम्मीदवार को लाती है, या हफीज शेख साहब आ रहे हैं सर, हफीज शेख साहब।
हफीज शेख साहब को मुमकिन है क्या सर, पीटीआई की अच्छी खासी मेजोरिटी होगी, पीटीआई की ला सकती है हफीज शेख साहब को, लेकिन आई डाउट कि वो हफीज शेख साहब को जो इस वक्त पोजीशन है उससे हटाएंगे। लेकिन ये तो अभी देखते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में कौन से सरप्राइजेस मिलते हैं। जब बैलेट बॉक्स खुलते हैं तो उसके अंदर से अगर शो ऑफ हैंड नहीं होता और सीक्रेट बैलेट होता है, तो यही मेरा ख्याल है पंजाब में कुछ सरप्राइजेस आ सकते हैं अगर सीक्रेट बैलेट हो सकता है। लेकिन पीटीआई बाय एंड लार्ज मुझे लगता नहीं कि पीटीआई लूज करेगी, यानी लूज मैं वो कह रहा हूँ कि पीटीआई को कोई सरप्राइज मिलेगा। माँ सिवाय सिंध में शायद ऐन मुमकिन है कि मिल जाए उनको, लेकिन अदरवाइज मुझे लग रहा है कि पीटीआई कंफर्टेबली जो है वो सेनेट के इलेक्शन जीत जाएगी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। आपने बात सुनी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कि सेनेट के इंतखाबात को किसी ना किसी तरह से शफाफ किया जाए और पैसों के इन्फ्लुएंस से पाक किया जाए। जो पीटीआई के अपने 20 नुमाइंदे थे उनके साथ जो पार्टी ने किया था वो सबके सामने है, लेकिन अब वही वीडियो फुटेज 2018 की वो भी सामने आ चुकी है। अब पीटीआई हुकूमत ने 3 मुख्तलिफ तरीके अपनाए। 26th अमेंडमेंट के ज़रिए कोशिश किया था कि ड्राफ्ट बिल टेबल किया जाए और उसके बाद हालांकि 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी तो किसी ना किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने साथ नहीं दिया, उसके बाद सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए सेनेट में जो इंतखाबात का प्रोसेस था उसमें उन्होंने ओपन बैलेटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके साथ साथ अदालत उज़्मा में भी एक तीसरा तरीका ढूंढा कि एडवाइजरी दायरे इख्तियार में ये सवाल पूछा जाए एक रेफरेंस के ज़रिए कि क्या आर्टिकल 226 होते हुए इस तरह का तरमीम आ सकता है और सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए ओपन बैलेटिंग किया जा सकता है कि नहीं। जनाब शराजी साहब, इलेक्शन स्केड्यूल तो हो गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हरकत में आ गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि ना सिर्फ आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल टेबल कर दिया जिस पर एक्शन नहीं हो पाया क्योंकि ऑपोजिशन नहीं मानी, साथ सदारती ऑर्डिनेंस आप प्रोमलगेट कर चुके हैं सर, वो लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है आपका, और अभी भी जो अदालत उज़्मा में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो भी पेंडिंग है। तो जब इतनी कुछ चीज़ें हवा में हैं सर, क्या इस तरह आगे बढ़ना चाहिए और अगर बढ़ना चाहिए तो किस तरह? नहीं, मेरा ख्याल में अब बुनियादी तौर पे सारे इक़दाम लेके पीटीआई की हुकूमत ने अदालत को मेरा ख्याल में एक तरह से अब मजबूर कर दिया है कि एक मखसूस वक्त के अंदर इस सारे मामले के ऊपर कोई फ़ैसला दे अदालत। लेकिन साथ में वीडियो का आ जाना भी मेरा ख्याल में, आप तो लॉ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं मुझसे, कि अगर ये अवामी मफाद का मामला है तो फिर क्या इसके ऊपर हुकूमती जो कमेटी बनी है वही काफ़ी है, या इन वीडियोस को अदालत को भी उस मुकदमे के साथ क्लब करके तो इसकी तहकीकात भी करनी चाहिए और इसके अंदर भी जो मुजरिम है उनकी निशानदेही भी फिर अदालती प्रोसेस के ज़रिए होनी चाहिए, वो भी एक बहरहाल सवाल है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि अब 3 मार्च का वक्त दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, शेड्यूल हो गया इलेक्शन, तो लगता तो यही है कि उससे पहले अब अदालत को इस सारे मामले को निपटाना होगा और जो बुनियादी सवाल उठाया गया है और उसके अगेंस्ट एक अब एविडेंस भी जो पीटीआई की गवर्नमेंट क्लेम करती है कि एक सबूत है कि देखा है हमने जो कहते थे कि यहाँ पे ख़रीदारी होती है अरकान पार्लिमान की, तो ये वीडियो भी इस बात को साबित कर रही है कि ऐसा होता है। और फिर अवामी मफाद में और सारे प्रोसेस को शफाफ रखने के लिए और इसके अंदर करप्शन के एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए अदालत को अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अदालत करेगी और यकीनी तौर पर अब देखना ये है कि क्या ये एक नई मिसाल, नई नज़ीर कायम होती है कि आइन के अंदर कोई भी तब्दीली जिसके लिए जो राइट फोरम है वो तो पार्लिमान है, गोया कि पार्लिमान के अलावा कोई भी ऐसा फोरम नहीं है कि जहां आप आइन के अंदर कोई बड़ी तरमीम लेके आएँ। और यकीनी तौर पे ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि तरमीम के बगैर इस प्रोसेस को आप तब्दील नहीं कर सकते, और अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप करेंगे तो मेरा ख्याल में ये भी एक नई नज़ीर होगी असद
कि इस मुल्क के अंदर एक इतने बड़े प्रोसेस को कि जो आइन के अंदर जिसकी बड़ी वजाहत है उसको आप ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक तरह से आप उसको एक्सरसाइज करें और उसको अमली जामा पहनाएं। तो मेरा ख्याल है अदालत के लिए एक बड़ा मुश्किल ये मरहला है, लेकिन जाहिर सी बात है 3 मार्च से पहले कोई फैसला होगा और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि अब ये ओपन बैलेट के जरिए होगा या फिर इसी अमल को जो जिस तरह पहले होता रहा है उसको जारी रखा जाएगा। लेकिन ये सर एक अजीब सूरत हाल है और मैं ज़्यादा तकनीकियों में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो बुनियादी सवाल आपने पूछा है अदालत उज़्मा से वो ये है कि आर्टिकल 226 होते हुए क्या हम इस तरह के इंतखाबात करा सकते हैं। और आर्टिकल 226 क्या कहता है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के अलावा जो भी इंतखाबात होंगे आइन के तहत, इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। अब आप इस आर्टिकल को अगर पढ़ेंगे आर्टिकल 59 के साथ, जिसमें सेनेट के इंतखाबात का तरीक़ाकार वाज़े तौर पर दिया हुआ है, एक कॉम्प्रहेंसिव फहरिस्त है उसमें। तो शराजी साहब बतौर एक बहुत अदना सा वकील ये चीज़ तो काफ़ी क्लियर है कि सेनेट इलेक्शंस आर इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और उस वजह से वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही हो सकते हैं। अब ये समझते हुए आपने अदालत उज़्मा में एक रेफरेंस डाल दिया है, इस पर भी 1-2 नुकात ये भी बनते हैं सर, और ये पूछना भी चाहिए। आप लेजिस्लेचर हैं, लेजिस्लेचर में आपकी जो जमात है वो सबसे ज़्यादा मकबूल है, साथ में आप एग्जीक्यूटिव भी हैं, तो कानून साजी का काम आप अदालत तक ही छोड़ेंगे कि आप हमें बताएं कि हमें किस तरह का कानून बनाना चाहिए, ताकि आप पोस्ट फैक्टो ही उसको इम्यूनाइज कर दें कि जी अदालत ने हमें ऑलरेडी एक क्लीन चिट दे दी है। तो ये चीज़ भी थोड़ी बहुत हैरान कुन थी। और इससे आगे बढ़कर सर जो आखिरी चीज़ है वो यही है जिसका आपने खुद जिक्र किया कि सदारती ऑर्डिनेंस में आपने कहा कि आर्टिकल 226 के होते हुए एंड सब्जेक्ट टू जो भी अदालत उज़्मा डिसाइड करेगी, हम ओपन बैलेट को अब इस तरह नाफिज कर रहे हैं। तो सर इसका तो मतलब ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फिनिश लाइन तक पहुंच जाएं, फिर उसके बाद जो आपके सेनेटर्स हैं जब उनकी अक्सरियत हो जाएगी तो वो फिर आइन में इस तरह की तरमीम ले आएंगे। आइन में तरामीम ये अब मार्शल ऑर्डर्स वाला निज़ाम तो नहीं है, ना तो आपने सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस को उस तरह किया जिस तरह आपको करना चाहिए था। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का काम तो नहीं कर सकते ना सर, उसके लिए तो आपको पार्लियामान जाना होता है, ऑपोजिशन वालों से बात करनी होती है, सर जोड़ना होता है, डिस्कशन करनी होती है, लेजिस्लेटिव मुबाहिसा होना होता है। नहीं सही, बिल्कुल ऐसे है। और मैं तो मिसाल दूंगा, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला जब अदालत में गया था, जहाँ पे लॉ मौजूद नहीं था, गोया कि कोई आपको लॉ बुक आप सपोर्ट नहीं कर रही थी कि जो इकदाम आप माजी में भी लेते रहे हैं वो किस बुनियाद पे लेते रहे हैं, लेकिन उस अदालत ने भी बहरहाल पार्लियामान से कहा कि ये मामला आपने खुद निपटाना है और वहाँ जाके लॉ मेकिंग करनी है। इधर असद मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अगेन आप लॉ से वाबस्ता हैं, बुनियादी तौर पे अब ये जो इतना गुंजलक सूरत हाल पैदा हो गई और अदालत के लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है। बहरहाल उस केस की समाअत हो रही है और वक्त बड़ा कम रह गया, लेकिन है बड़ा अवामी मफाद का ये मामला। ऐसा नहीं है कि हम इसे कहें कि कोई बहुत खालिसन को सियासी केस है, बहरहाल इसके असरात भी बड़े गहरे होंगे। तो आपको लगता है कि अब इलेक्शन को जो शेड्यूल आ गया है इसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है? क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि क्या है तो बड़ा अहम मसला, और वीडियो का आ जाना इस बात की दलील है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो इस प्रोसेस के अंदर रहती है। तो इसको एक दफ़ा बेहतरीन अंदाज में एड्रेस करने के लिए कि अदालत ये कह सकती है कि हाँ इस शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया जाए ताकि हम इत्मीनान से सारे मसले को हल कर लें। पहले सर अदालत ज़रूर ये कह तो सकती है, आप तौसीह भी करवा तो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हमें इस दायरे इख्तियार में ऐसे बढ़ना नहीं चाहिए था। बेहतर शायद अभी भी यही हो कि आप सदारती ऑर्डिनेंस को एक साइड पे रखें। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो फिर आप बढ़ जाएंगे, लेकिन ये अभी भी मुमकिन है कि आप अदालत से इस तरह के रेफरेंस को विड्रॉ कर लें, वापस ले लें, पार्लियामान चले जाएं, हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बैठ जाएं। और जिस तरह वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे थे कि पहले इनका यही कहना था कि ओपन बैलेट करें, तो अब जब ओपन बैलेट कर रहे हैं तो क्यों नहीं सामने आते? इस बार कोशिश कर लें टू मीट द ऑपोजिशन इन द मिडल और डिस्कस करें कि इसको लेजिस्लेटिव तनाजुर में किस तरह कर लेना चाहिए।
अदालत में सर अगर आप इस तरह का रेफरेंस डाल रहे हैं, ना सिर्फ आप उनको वो लेजिस्लेटिव फंक्शन फराहम कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि आपने सदारती ऑर्डिनेंस भी साथ में प्रोमलगेट कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप अदालत उज़्मा के जवाब के मुंतजिर नहीं रहे जिस तरह आपको रहना चाहिए था। अगर आपने उस दायरे इख्तियार को कबूल कर लिया तो फिर आपको 2-4 हफ्ते फिर यू शुड हैव वेटेड। आपसे वो भी नहीं हुआ, आप दूसरी जानिब बढ़ गए। तो बेहतर शायद यही है शराजी साहब, कोई भी क्लियर अगर आप रीडिंग करेंगे आर्टिकल 226 की, हर रीडिंग से ये नुमाया हो जाता है कि ये सेनेट के जो इंतखाबात हैं वो आइन के तहत इंतखाबात होते हैं, और उसी वजह से क्योंकि ना वज़ीर आज़म के इलेक्शन है ना चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन है, इसको सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट बैलेट के ज़रिए किया जा सकता है, और उसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ आइन की तरमीम के ज़रिए हो सकता है। इस पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। काबिल एहतराम साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फजल करीम साहब ने कहा था, अपनी किताब में ये बात की थी कि पाकिस्तान के आइन को बहुत ज़्यादा अमेरिका के आइन ने इन्फ्लुएंस किया था जब 70 की दहाई में इस डॉक्यूमेंट को, इस तारीखी डॉक्यूमेंट को फ्रेम किया जा रहा था, और उसमें सेनेट का भी एक बुनियादी किरदार है। अमेरिका में सेनेट का जो किरदार है, क्योंकि असेंबली जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ आपके मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, और क्योंकि वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स के एहसासात और जज्बात को समझते हैं, उनके लिए भी एक तरह की रुकावट होनी चाहिए थी जहां एक लेजिस्लेटिव चेंबर दिल ठंडा करके, जहन ठंडा करके कानून साजी कर सकता था, और पाकिस्तान ने भी एक तरह से उस मॉडल को अडॉप्ट किया। यहाँ बराह रास्त इंतखाबात नहीं होते, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो होता है, लेकिन उसमें सूबाई असम्बली के अराकीन भी शामिल होते हैं और कौमी असम्बली के भी अराकीन शामिल होते हैं। तो सर शराजी साहब, ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करना चाहता, इस सेनेट की स्कीम की रोशनी में आपने अभी मज़हर साहब से भी यही बात की सर कि इधर भी आप टेक्नोक्रेट्स को सामने ला रहे हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की कारकर्दगी आपके सामने है, एहसास पैकेज के हवाले से भी उनकी अक्रॉस पार्टी लाइंस तारीफ़ हुई कि आप वेलफेयर नेट को इसी तरह वसी करते जाएं। फिर हफीज़ शेख साहब हैं सर, उनका जो रोल है मीशत के हवाले से वो ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, लेकिन क्या शराजी साहब कौमी असम्बली के साथ साथ भी एक तरह से, चलें उसको स्टम्बलिंग ब्लॉक ना कहें, लेकिन एक और भी फोरम होना चाहिए कानून साजी का जिधर लोग शायद डायरेक्टली इलेक्टेड ना हो? किस तरह देखते हैं सर, ये समझते हुए, सोचते हुए कि दूसरे जानिब बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि सेनेट की जो बुनियादी कमज़ोरी है वो यही है कि इन लोगों के पीछे कंस्टिट्यूंसी नहीं है, मैंडेट नहीं है, और इनको भी बराह रास्त मुंतखब होना चाहिए। मेरे ख्याल में एक तो ये है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनके पीछे जारी सी बात है, बराह रास्त लोगों के वोट से मुंतखब हो के नहीं आते। तो हमने तो देखा है कि पाकिस्तान में सेनेट की तारीख ये रही है कि यहाँ पे लोग अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। अगरचे हम कौमी असम्बली की बात भी कर सकते हैं कि जहाँ पे क़यादत ने जो फ़ैसला कर लिया वो सही है या दुरुस्त है, तमाम लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुल्क के अंदर और पार्टियों के अंदर जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को प्रमोट किया जाए या उसको खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया जाए, तो होता यही है। लेकिन जो सेनेट की सूरत हाल है कि जब आपका टिकट पार्टी क़यादत के मरहून मिन्नत हो, गोया कि उस ऐवान का हिस्सा बनना ही पार्टी की क़यादत के रहमो करम पे हो, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आप एक ख़ास माइंडसेट के साथ फिर आते हैं, उस हाउस का हिस्सा बनते हैं, और फिर अगले जो 3 साल या 6 साल आप रहते हैं, बुनियादी तौर पे फिर पार्टी क़यादत जैसे आपको कहती है फिर आप वैसे करते हैं, फिर आपकी जानिब से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को नहीं मिलती। इसीलिए अगर कहने को ये ऐवान बाला है और कहा जाता है कि ये इसको पार्लिमान का विजडम कहा जाता है, और कहा जाता है वहाँ पे बड़े सीनियर और ऐसे लोग होते हैं कि जिनका मुख्तलिफ शोबों में बड़ा वसी तजर्बा होता है। लेकिन हमने देखा यह है कि अगरचे कौमी असम्बली के अंदर कुछ बिलों के ऊपर, कुछ बिल्स के ऊपर बड़ी धुआंधार डिबेट हुई, माजी की हुकूमतों को बहुत सारे बिल्स वापस लेने पड़े या उनके अंदर अपोजिशन के कहने पे तरमीम करना पड़ी, एक टफ उनको वहाँ पे टाइम देखने को मिला। बट सेनेट के अंदर हमें बड़ा कम ही ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पे जब कोई बिल गया हो, कोई कानून गया हो, वहाँ पे अजीब बात ये है शराजी साहब, ये बहुत आपने दिलचस्प नुक्ता उठाया। जो हम कहते हैं, हम भी शायद इसके कसूरवार हैं, हम
ऐवान बाला कहते हैं, अपर हाउस। अब शायद अमेरिका में किसी और मुल्क में ये निज़ाम ठीक हो और ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना दुरुस्त हो, लेकिन हमारा जो ऐवान बाला है उधर सर ना तो मनी बिल पर डिस्कशन हो सकती है, ना तो वो फाइनल फोरम है किसी कानून साजी का। अगर असेंबली पास कर दे, सेनेट रिजेक्ट कर दे, तो वो वापस असेंबली चला जाता है। और साथ में सर जो अगर बाहर जुडिशल कॉन्फर्मेशन होती हैं, तकर्रियाँ इस तरह साबित होती हैं, हमारा सेनेट जो है वो तक भी नहीं कर सकता। तो क्या सर इसको ऐवान बाला हकीकती तौर पर कहना चाहिए? अमलन तो हरगिज़ नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में, अमलन तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर उसके पास इख्तियार ही नहीं है, वो किसी ना तो तकर्री के अंदर उनका कोई रोल है, ना वो किसी बिल के में अमेंडमेंट उस अंदाज में तजवीज़ कर सकते हैं निशानदही करके, तो फिर तो मेरे ख्याल में एक आपने एक जो पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर एक हाउस की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को तो आपने ज़रूर पूरा किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा उसका कोई हमें कोई उसकी एक इफादियत नज़र नहीं आती। और साथ में मुझे तो लगता है ये है कि बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जिन लोगों को वो कौमी असम्बली में अकोमोडेट नहीं कर पाते, उन्हीं सेनेट के अंदर अकोमोडेट किया जाता है, या फिर पार्टी क़यादत के जो मनपसंद लोग होते हैं जिनको वो समझते हैं कि उनके करीब के लोग हैं, उनको भी ऐवान का हिस्सा बनाना हो, उसके लिए फोरम ज़रूर यूज़ हो रहा है। बाकी इसकी पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जो अफादियत है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें तो इसकी नज़ीर को नहीं मिलती। तो ये हो गई तनकीद सर, और क्योंकि प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं कि जी चंद मिनट ही बचे हैं, अगर हम बात करें वो क्या कुछ किया जा सकता है कि सेनेट को सही तौर पर ऐवान बाला तस्वर किया जाए और वो वाला काम करे। आपके करीब शराजी साहब क्या कुछ इस्लाहात करने चाहिए? जो ओपन बैलेट का रिफॉर्म है जिसकी PTI कोशिश कर रहा है, और हिज़्ब इख्तिलाफ ने तो यही कहा है कि ये भी जो कोशिश है बेबुनियाद है, और क्या आदमी का मिलिशियस इंटेंशन है इनका कि किसी तरह से सेनेट में भी अक्सरियत अपनी वसी से वसी करते जाएं। क्या करना चाहिए सर? बराह रास्त इंतखाबात करने चाहिए या दूसरी जानब चले जाना चाहिए? सिर्फ टेक्नोक्रेट्स रखने चाहिए? हाउ डू वी मेक द सेनेट बेटर? नहीं, मेरे ख्याल में एक तो ये है कि जो उम्मीदवारों का इंतखाब का क्राइटेरिया है उसको बेहतर करना चाहिए। वो लोग कि जिनका पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर एक वसी तजर्बा है, हमने देखा है कि कुछ नाम अब भी आए हैं जिनमें ताज हैदर साहब हों, फरतुल्लाह बाबर साहब हों, परवेज़ रशीद साहब हों, मुशाहिदुल्लाह खान हों, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में जब नाम आए, अगर चौथी बार भी हैं, 10वीं बार भी हैं, तो हमें कोई बड़ी हैरानगी नहीं होगी। होना चाहिए ऐसे लोग कि जिन्होंने पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर बड़ा तवील सफ़र तय किया है, ऐसे लोगों को इस ऐवान का हिस्सा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पहले मरहले पे क्राइटेरिया सेट करें। बड़ी माजरत के साथ मैं कहूँगा, अगर फैसल वाडा जैसे लोगों को अगर आप सेनेट के अंदर लेके आएंगे या इस तरह के बाकी, तो उनका तजर्बा नहीं है, वो मेरिट पे आते नहीं है मेरे ख्याल में कि उनको इस ऐवान का हिस्सा होना चाहिए। सफ़र तय करना है आपने सियासी, अगर वो तय नहीं किया आपने, तो आपका जो पोलिटिकल विजडम है उसकी नशोनुमा वैसे हो नहीं सकती, और जो इस हाउस की रिक्वायरमेंट है उसके बराबर वो हो नहीं सकता। तो एक तो ये करना चाहिए। फिर यह है कि बराह रास्त इंतखाबात अगर आपने पार्टी इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना लोगों को और लोग अपने माइंड को अप्लाई करें, तो बिल्कुल वो भी हो सकता है। फिर इस ऐवान के कुछ आप ऐसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर कौमी असम्बली में है तो सेनेट में क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल ठीक, वहां पे भी होनी चाहिए ताकि वहां पे भी लोगों को बुलाया जा सके, वहां पे भी इदारों के अंदर जो खराबी उनको उनकी निशानदेही हो सके, वहां पे भी उनको वो कोई अपना इनपुट दे सके जहां पे चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, जिसकी बुनियाद हम समझते हैं कि इस ऐवान की जो फादियत है उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं सर इसमें भी अभी कहूँगा, और शायद ये अमरीकी निज़ाम से हट के बात है, लेकिन अभी भी मैंडेट से बेतहाशा फ़र्क पड़ता है, और अगर आप पूरे सूबे का वोट हासिल करें तो उसमें फिर आपकी आवाज़ जिस तरह बुलंद होती है वो शायद किसी और तरीके से नहीं हो सकती। आपका मैंडेट होगा, आपकी कंस्टिट्यूंसी होगी अगर आप डायरेक्ट इलेक्शंस इस ऐवान में इंस्टीट्यूट करें, और फिर हर सेनेटर का भी जो कानून साजी के हवाले से एक तरह से सेंसिटिविटी होगी वो शायद अभी नहीं हो सकती। साथ में जैसे शराजी साहब ने जिक्र किया, इन्हीं सेनेट कमेटीज़ को बाइख्तियार किया जाए, और जो उम्मीदवार हैं क्राइटेरिया देखा जाए कि पार्लिमानी जमहूरियत के लिए उन्होंने क्या खिदमात अंजाम दिए, और वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कानून साजी को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें जो पहला कदम है वो यही है कि क्या ओपन बैलेट असल में सेनेट के इंतखाबात को शफाफ बनाएगी, या ये एक और तरीका है जिससे पार्टी हेड के शिकंजे में वही मुंतखब नुमाइंदे फंसे रहेंगे। इस पर देखना होगा
इन्हीं इंतखाबात के बाद किस तरह की सूरत हाल नुमायाँ होती है। उम्मीद आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और कल तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।